हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी किन्होंने की थी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोला जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका नर्सिंग के रिगार्डिंग क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे RUHS का हो, चाहे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हो, मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होता है। रेलिवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है वो तो हमें पता है। माइक्रो मतलब स्मॉल, बायोज मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, उनकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस नर्सिंग में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस किस में आती है, इन्फेक्शियस डिजीज में। तो इन्फेक्शियस डिजीज से अपन, इन्फेक्शियस डिजीज में माइक्रोबायोलॉजी का कैसे इंपॉर्टेंस होता है वो देखते हैं। तो ये क्या पता चलता है इससे पता चलता है अपन को डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। मतलब डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज तो हम समझ गए कि डिजीज है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, चाहे वायरस की वजह से हो रही है। लाइक मैं बोल रही हूँ मेरे को फीवर हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो अपन समझ रहे हैं कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है। वो चीज क्या हो जाती है, डिजीज। डिजीज मतलब डिस्कम्फर्ट या एबनॉर्मेलिटी इन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। जैसे कि नॉर्मली मेरी बॉडी का जो फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ, मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ दर्द कर रहा है, लंबे टाइम तक हाथ दर्द करता रहता है, तो वो तो डिजीज हो गई, क्योंकि नॉर्मली तो मेरा हाथ दर्द नहीं करता। तो वो क्या कंडीशन क्या हो जाती है, डिजीज कंडीशन हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो डिजीज है, लेकिन उस डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, मतलब वो डिजीज फैल कैसे रही है, ट्रांसमिशन या स्प्रेड कैसे हो रहा है, फूड के थ्रू फैल रही है या कॉन्टेक्ट से फैल रही है या एयरबोर्न से फैल रही है, ये अपन को पता चलता है माइक्रोबायोलॉजी से। देखो कैसे पता चलता है, जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड, ये सारी चीजें किससे फैलती है, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस A हुआ, ये सारी चीजें फिकोरल रूट से फैलती है। यानी कि कुछ भी अपन फूड इंजेस्ट करते हैं उसमें फिकल मटेरियल हो जाता है जो अपनी बॉडी में के अंदर चला जाता है, फिर लिम्फ के थ्रू अपने इंटेस्टाइन में जाके वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें करवा देता है। तो उनका जो ट्रांसमिशन या स्प्रेड क्या हो जाता है, फूड हो जाता है, फूड के थ्रू, क्योंकि अपन ने फिकल रूट या फूड के थ्रू, फूड के में क्या हो जाता है, फिकल मटेरियल आ जाता है जिसकी वजह से हो जाता है। कुछ कांटेक्ट से फैलती है जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में मिजल्स हो जाता है, तो मिजल्स मतलब रेड स्पॉट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो क्या है, एक कंटामिनेटेड डिजीज है, तो है जो कांटेक्ट से ही तो फैलती है। जैसे लेप्रोसी है, लेप्रोसी मतलब पहले वाले जमाने में ये ज्यादा होते थे, ऐसे बोलते थे ना, कुष्ठ रोग, मारवाड़ी में ऐसे बोलते थे ना, तू तो कोडिया बनेगा तेरे कर्मों के लिए, तो वही चीज होती है कुष्ठ रोग। तो वो भी क्या फैलता है, कांटेक्ट से फैलता है। तो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। एयरबोर्न, जैसे एयरबोर्न से क्या फैलता है, निमोनिया, टीबी। अगर किसी को टीबी हो रहा है, वो इस रूम में ऐसे खांस रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके थ्रू, तो उनसे क्या फैल सकती है, वो डिजीज फैल सकती है, तो एयरबोर्न से फैल सकती है। तो इन सब के बारे में किससे पता चलता है, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पता चलता है। और इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो रही है, तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर डिजीज फूड से ट्रांसमिट हो रही है तो अपन क्या करेंगे, जो भी वाटर पियेंगे वो क्या करेंगे, बॉइलेटेड वाटर, बॉइल क्लोरिनेटेड बॉइल वाटर पियेंगे, क्योंकि जो क्लोरीन से बॉइल वाटर है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। इसलिए अपन जो क्लोरीन से बॉइलिंग वाला वाटर पियेंगे। सैनिटेशन को मेंटेन रखेंगे। अपन जब अंडर डेवलप एरिया में कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के एरिया का पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं जो अपन को डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद को। उसके बाद में कांटेक्ट, अगर कोई चीज कांटेक्ट से फैल रही है तो अपन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचेंगे। जैसे कि अपन क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे पेशेंट को। जैसे कि किसी को मिजल्स हो रखा है, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो ऐसे पेशेंट को अपन 14 डेज के लिए आइसोलेट कर देंगे, ताकि अपन उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच सके।
वो जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज यूज में लेता है उनको भी अपन क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। लाइक वो जो भी बाउल या खाना खाने के लिए जो भी बर्तन लेता है वो उस हद तक ही सीमित रखेंगे, अपन अपने नॉर्मल घर में यूज नहीं लेंगे। तो ऐसे अपन खुद को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। एयरबोर्न के लिए क्या करेंगे, एयरबोर्न के लिए अपन ऐसे करेंगे, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज में लेंगे। तो एयरबोर्न के लिए अपन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज में लेंगे, जैसे कि मास्क हुआ, तो मास्क अपन भी सर्जिकल मास्क लगाएंगे। पेशेंट को भी बोलेंगे आप सर्जिकल मास्क लगाओ, ताकि जो भी ड्रॉपलेट है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में अपन ना आ सके। उसके साथ में पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे, और अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो क्वारंटीन रूम में शिफ्ट कर देंगे, और उससे एक मतलब डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। जैसे कोरोना के टाइम पे यही तो हो रहा था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो वो जो भी नारे थे उनसे यही तो समझा रहे थे कि अपन उस डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अपन को मास्क लगाना है और एक प्रॉपर दूरी मेंटेन रखनी है, ताकि डायरेक्ट अपन उसके कांटेक्ट में ना आ सके। उसके बाद में अपन को पता चलता है, सबसे पहले डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसका पता चलता है। फिर पॉजिटिव एजेंट का पता चलता है। पॉजिटिव एजेंट मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज को कॉज कर रहा है, लाइक बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाई है। इसका कैसे पता चलता है, अपन क्या करते हैं, इसका जो भी ना सैंपल कलेक्ट करते हैं। मतलब लाइक अगर आपको टीबी हो रखी है किसी को, तो स्पूटम का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको माइक्रोबायोलॉजी की लैब में एनालिसिस किया जाता है। तो फिर टीबी के बैक्टीरिया का पता चल जाता है, एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया है। तो वैसे ही अपन को क्या पॉजिटिव एजेंट का पता चल जाता है। जैसे अगर KOH की प्रिपरेशन करेंगे, फंजाई का पता लगाने के लिए KOH की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसे लेबोरेटरी में अपन को स्पेसिफिक बैक्टीरिया का पता चल जाता है। सारे बैक्टीरिया के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग, किन्हीं के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, तो वो सारी स्टेनिंग से अपन को पता चल जाता है। ये सारी स्टेनिंग वगैरह अपन नेक्स्ट वीडियोज में आगे जैसे जैसे वीडियो जाएंगे अपन पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे याद रखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है कि वो वायरस है या बैक्टीरिया है या फंजाई है या कोई पैरासाइट है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के लिए तो कोई पैरासाइट ही होगा। वो पैरासाइट किसके थ्रू फैलता है, मच्छर के थ्रू फैलता है। तो उन सारी सब चीज़ों का क्या हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में पता लग जाता है। बैक्टीरिया है तो भी स्पेसिफिक कौन सा बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ऐसे अपन को पता चल जाता है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी में आया, अपन बैक्टीरिया के लिए अपन हमेशा एंटीबायोटिक ही लेते हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। वायरस के लिए एंटीवायरल कोई ड्रग्स नहीं होती है, इसलिए अपन वायरल डिजीज होती है तब भी एंटीबायोटिक देते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। और जब बैक्टीरियल डिजीज होती है तब तो अपन एंटीबायोटिक ही देते हैं ताकि डिजीज को कम हो सके। अब अपन लगातार वही एंटीबायोटिक अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो उस अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, मतलब वो एंटीबायोटिक कोई काम ही नहीं करेगी। इसलिए तो अपन को बोला जाता है कि नॉर्मली अपने मतलब जो भी दादा दादी है यही तो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत सर दर्द कर रहा है, थोड़ा बहुत पेट दर्द कर रहा है तो टेबलेट मत लो, क्योंकि उससे अपनी बॉडी में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फिर अपन को उसी टेबलेट का इफेक्ट लाने के लिए उसको ज़्यादा डोज में लेना पड़ता है। तो वही चीज़ होती है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो फर्स्ट लाइन ड्रग कुछ भी काम नहीं करती, फिर अपन को सेकंड लाइन ड्रग देनी पड़ती है। और फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग क्या होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग जो मतलब लो डोज में होती है या फिर अपन बोल देते हैं जो इतनी हाई एफिशिएंसी की नहीं होती। सेकंड लाइन ड्रग डोज वो होती है जिनमें मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वो सेकंड लाइन ड्रग होती है और उनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए नॉर्मल जब भी कोई बीमारी होती है तो अपन को मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक के लिए अपनी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। फिर अपन को उस एंटीबायोटिक से कोई इफेक्ट होना बंद हो जाता है। जैसे कोई एल्कोहल पी रहा है, लंबे टाइम तक एल्कोहल पी रहा है, फिर उसको एक बोतल से कोई काम नहीं चलने वाला, उसको 2-3 बोतलें पीनी पड़ेगी, क्योंकि एक बोतल से उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ है, लिवर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है ये भी अपन आगे के वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, कौन सी अथॉरिटी को लागू किया गया है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यह तो अपन को पता चलता है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पता चलता है। क्या क्या पता चलता है, डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है,
ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं डिजीज से, और कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज को कॉज कर रहा है। उसके बाद में एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस कितना है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही अपन इन्फेक्शन कंट्रोल को सीखते हैं। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। हाइजीन को मेंटेन रखना मतलब क्या है, हर जगह को साफ सुथरा रखो, खुद को भी साफ रखो, हॉस्पिटल को भी साफ रखो, और जो भी अपना किचन है सारी चीज़ों को साफ रखो ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ना रहे। यही होती है हाइजीन। इसके लिए सबसे फर्स्ट मेजर क्या होता है, अपन को हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना है। हैंड हाइजीन को मेंटेन क्यों रखना है, क्योंकि अपन कोई किसी भी पेशेंट के पास में जाते हैं तो सबसे पहले अपने जो हैंड्स होते हैं उसी से ही तो अपन काम करते हैं। किचन में खाना बनाते हैं तो भी हाथों से काम करते हैं, कहीं पे बाहर गए तो भी अपने हैंड ही कंटामिनेटेड होंगे। तो सबसे पहला हाइजीन में मेजर्स कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी जो सबसे पहला मेजर्स कंसिडर किया जाता है वो है हैंड वॉशिंग। अपन को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, सोप से, वाटर से। ये भी दो टाइप की होती है, मेडिकल और सर्जिकल, जो कि अपन आगे की वीडियोज में इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ेंगे। अभी आप यही याद रखो, हैंड वॉशिंग करनी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अपने क्या आते हैं, हाथ ही आते हैं। तो उनको अपन को क्या करना है, क्लीन रखना है, इसलिए हैंड वॉशिंग करनी है। और इसके साथ हाइजीन में क्या आ जाता है, एसेप्सिस मेंटेन रखना है। अपन हॉस्पिटल में गए मतलब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उनका अपन को प्रॉपर उनको मैनेज करना है। ऐसे नहीं है जो भी ब्लड से कंटामिनेटेड है उनको किसी और में डाल दिया, मतलब अपन को बैग का प्रॉपर पता ही नहीं है, नीडल को किसी और बैग में डाल रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे रिस्क हो जाते हैं जो कंटामिनेटेड डिजीज होती है उनके होने के। आप खुद समझो, जैसे किसी भी पेशेंट को बीमारी हो रखी थी, उसका ब्लड कहीं पे लगा, अपन ने साफ ही नहीं किया, तो ये अपन ने हाइजीन मेंटेन नहीं की, फिर उस ब्लड के कांटेक्ट में कोई और आया, या फिर बाई चांस अपन भी आ गए, अपने कोई भी इंसिजन कट लगा था, अपन उस ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, तो अपन को डायरेक्ट डिजीज हो जाएगी। इसलिए अपन को एसेप्सिस को मेंटेन रखना चाहिए। एसेप्सिस मतलब स्टेरिलाइजेशन, और ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए। बॉइलिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सीजर वगैरह, उनको प्रॉपर बॉईल करना चाहिए। रूम में फर्मिगेशन करना चाहिए, मतलब अगर कोई सर्जरी हो गई तो फिर वहाँ पे फ्यूमिगेशन करना चाहिए। फ्यूमिगेशन नॉर्मली आप समझ लो ऐसे धुआं करके वहाँ के इन्वायरमेंट को क्लीन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, एसेप्सिस को मेंटेन करने के लिए होती है। अपन को बेडशीट को प्रॉपर लॉन्ड्री वाले को देना चाहिए साफ करने के लिए। तो अगर कोई भी बाई चांस अपन से गलती से कोई भी मेडिसिन गिर गई, या फिर कोई भी अपन सैंपल ले जा रहे थे, जैसे मैं ब्लड सैंपल ले जा रही थी, किसी का वो गिर गया, तो उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। तो ऐसे अपन को प्रॉपर क्या करना चाहिए, एसेप्सिस को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इन्फेक्शन का कंट्रोल होगा। अगर मैंने कोई भी सैंपल गिरा मेरे से, मान लो यूरिन का सैंपल गिरा, उसमें आप खुद समझो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मैंने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने आगे डिजीज कर सकते हैं। इसलिए अपन को हाइजीन को और एसेप्टिक टेक्निक को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। आइसोलेशन को मेंटेन करना चाहिए। कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, यही मैंने बताया था ना, अगर किसी को कॉन्टेक्ट से मतलब अपन को डिजीज हो रही है तो उस टाइम अपन उसको आइसोलेट कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा छोटे बच्चों में जब मतलब बोलते थे ना, इसको माता निकल गई, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, अचबड़े हो गए, मतलब स्पॉट हो जाते हैं बॉडी के ऊपर रेड रेड, तब अपन उसको 14 डेज के लिए आइसोलेट करते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, आइसोलेशन ही तो होती है। अगर कोई टीबी का पेशेंट होता है तब भी अपन उसको आइसोलेट करते हैं ताकि उसके ड्रॉपलेट से अपन कंटामिनेटेड ना हो जाए। तो ऐसी डिजीज में उनको आइसोलेट भी करना चाहिए। आइसोलेट भी 3 प्रकार का हो जाता है। कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, जैसे मैंने बताया था ना अभी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो उसका आइसोलेशन होना चाहिए। ड्रॉपलेट, जैसे टीबी है वो ड्रॉपलेट से फैल जाता है। और एयरबोर्न, एयरबोर्न मतलब जब ड्रॉपलेट एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो वो एयरबोर्न हो जाता है। जब ड्रॉपलेट से ही होता है तो वो ड्रॉपलेट हो जाता है। ठीक है, तो एयरबोर्न जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, न्यूमोनिया हो गया, या फिर टीबी भी एयरबोर्न के थ्रू फैलती है। तो इनका क्या करना चाहिए, अपन को आइसोलेशन करना चाहिए ऐसे पेशेंट का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेशेंट केयर। अपन को पेशेंट को प्रॉपर केयर करना सिखाती है। कैसे, कोई भी डिजीज है उसका अपन डायग्नोसिस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अभी कोई पेशेंट मेरे पास है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कफिंग होती है और चेस्ट पेन भी होता है और कफ भी आता है और स्नीजिंग वगैरह होती है। तो अपन क्या करेंगे, उसके कफ का सैंपल लिया,
तो सैंपल लिया, तो उस सैंपल के लिए अपन उस सैंपल को किसके लिए लेते हैं, डायग्नोसिस के लिए लेते हैं। उसका डायग्नोसिस करेंगे, लैब में ले जाएंगे, पता चलेगा अपन को ये बैक्टीरिया है, तो अपन बता देंगे। जैसे अपन को पता चला एसिड फास्ट बेसिलस है, तो अपन बोल देंगे आपको टीबी है। अगर परटूसिस होगा तो उसके लिए अलग बैक्टीरिया होगा, तो ऐसे अपन बता देंगे। येलो फीवर होगा तो तब भी अपन को पता चल जाएगा। तो ऐसे कोई भी पेशेंट की केयर में क्या करते हैं, डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अपन एंटीबायोटिक देके ट्रीटमेंट भी तो करते हैं। सबके लिए एंटीबायोटिक अलग अलग होती है। जैसे टीबी के लिए एंटीबायोटिक रिफाम्सिन, पायरिजिनामाइड, इथाब्यूटामोल, पेरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, 5 ड्रग, बाकी सेकंड लाइन ड्रग होती है। तो वैसे ही बोटुलिज्म के लिए अलग अलग होती है। तो सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग, जैसे डायग्नोसिस हो जाता है कि इसको ये डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। मेडिकेशन डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और स्पेसिमेन कलेक्शन। अभी मैंने बताया था ना, जैसे जैसे वो साइन और सिम्टम बताएगा, जैसे वो बता रहे हैं कि मेरे मतलब ऐसे पेट में मतलब ऐसे लगता है मरोड़े चल रहे हैं, मेरे को वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है, तो अपन क्या करेंगे, वॉमिटिंग और डायरिया जो है उसके सैंपल का कलेक्शन करेंगे और उसको माइक्रोबायोलॉजी में ले जाएंगे और पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो ऐसे ही अपन स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, फिर उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको मेडिकेशन देते हैं। लाइक अगर किसी को टाइफाइड है, टाइफाइड मतलब क्या हुआ, वोमिटिंग हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, पेट ऐसे फूल गया है, तो उसको अपन एसाइटिस बोल देंगे। या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब पेट से रिलेटेड डिजीज होगी, तब अपन क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देंगे। अगर कोई बोल रहा है मेरे को कफ आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तब अपन ब्रोंकोडाइलेटर और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देंगे। तो अपन को कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सारे डायग्नोसिस पे ही तो डिपेंड है। और डायग्नोसिस किस में पता चलता है, माइक्रोबायोलॉजी में तो पता चलता है। इसलिए ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। वुंड केयर, कोई भी वुंड लगा तो उसकी केयर अपन को कैसे करनी है। जैसे मैं किसी पेशेंट को हैंडल कर रही थी, मेरे यहाँ पे इंसीजर लगा था, मेरे को पता चल रहा है पेशेंट HIV का है, तो मेरे वो ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर ब्लड मानो कॉन्टैक्ट, मैं उस ब्लड के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आई, फिर भी मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को वुंड लगा है, तो मेरे को ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है, मेरे को नर्सिंग ऑफिसर को बता देना है। या फिर वुंड को प्रॉपर एसेप्टिक से क्लीन करना है, एसेप्सी से क्लीन करना है, बिटाडीन से क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए कि वुंड की केयर कैसे करनी है। या फिर पेशेंट है, उस वो आया जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, उसको कोई बड़ा सा वुंड है, तो अपन उसको कैसे केयर करेंगे उसकी। तो वो सारी चीज़ें भी अपन को माइक्रोबायोलॉजी बताती है। तीसरा, रिसाइकलिंग ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू अपन एसेंशियल एलिमेंट का रिसाइकलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी आता है। तो वो सारे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। बेनिफिशियल टू सोसाइटी बाय देयर प्रोडक्ट, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का ही तो प्रोडक्ट है। और अपन को पता है अगर सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज में ली जाती है वो एंटीबायोटिक की है। आप खुद सोचो, अगर एंटीबायोटिक नहीं होते तो शायद अपन डिजीज से प्रिवेंशन को पॉसिबली मतलब इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोडक्ट है लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह, उसके थ्रू अपन लाइफ को इजी कर सकते हैं और अपने इसमें हेल्प होती है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज, डिजीज किस वजह से हुई है, जैसे वो सिम्टम बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। जैसे वो बता रहा है मेरा तो वेट लॉस हो गया, पहले मैं इतना मतलब फैटी था, वेट लॉस हो गया, सारे टाइम मेरे को लिथार्जी रहती है, तो अपन उसके ब्लड का कलेक्शन करवाएंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, फिर अपन को पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया बढ़ा हुआ है, मतलब ये लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई है। फिर अपन उसका माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ले जाके देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें परसेंट है। तो इसलिए अपन को पॉजिटिव एजेंट के बारे में भी पता चलता है। जैसे अगर HIV है तो अपन उसके अकॉर्डिंग जैसे एलाइजा टेस्ट करेंगे, ट्यूबरकुलिन के लिए TST टेस्ट करेंगे, तो ये सारे AST टेस्ट करेंगे। ये सारे किस में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ही तो आते हैं। और ये जितने भी टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट हुआ, जैसे विडाल टेस्ट हुआ टाइफाइड के लिए, तो ये सारे टेस्ट किस में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ही तो आते हैं। तो इनसे अपन को क्या पता चलता है कि आपको डिजीज कौन सी है, तो माइक्रोबायोलॉजी इनमें हेल्प करती है। अब मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग समझा सकूं। बाकी इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, बट आई होप कि आपको ये याद हो गया।
ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जैसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे ना आपको खुद को पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बट फिर भी आपको एक बार के लिए ये शॉर्ट में नोट लिख देना है। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट केयर, रिसाइकलिंग ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, सोसाइटी बाय देयर प्रोडक्ट और पॉजिटिव एजेंट का पता चलता है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहाँ पे सारे नोट्स अपलोड कर दूंगी। बाकी अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।